अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ विंटर 2009 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन यानी कि बीएफडी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो अगेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सिलेबस एरिया का है। और इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है Cohort Limited (KL) is considering to set up a plant for the production of a single product IGM-3। कोहार्ट लिमिटेड एक कंपनी है और वो एक प्लांट सेटअप कर रही है और उस प्लांट में एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम IGM-3 है। द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू सेट अप द प्लांट इज ₹15 बिलियन। ये इनिशियल आउटले है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होगी वो है। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्लांट इज ओनली 5 years with a residual value of 20% of the initial capital investment। 5 साल जिंदगी होगी। रेजिडुअल वैल्यू जो है यानी कि जब आप प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो वो 20% होगी। द प्लांट विल हैव एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1 million tons। A local group has offered to purchase all the production for ₹8,000 per ton in year number 1 and thereafter at a price to be increased 5% annually. Other relevant information is as under. In year number 1, operating costs other than wages and depreciation per annum will be ₹2,000 per ton. They are expected to increase in line with Producers Price Index (PPI). Annual wages will be ₹1 billion and are linked to Consumer Price Index (CPI). KL's cost of capital for this project in real terms is 6% and general inflation is 11%. The tax rate applicable to the company is 30% and the tax is payable in the same year. The company can claim normal tax depreciation at 20% per annum under the reducing balance method. Price indices of the last 6 years, अगले 6 साल नहीं, पिछले 6 सालों का प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है। PPI and CPI और years बताए हुए। The cost linked to the above indices are expected to grow at their historic compound annual growth rate. Advise whether KL should invest in the project 14 marks। अच्छा देखें, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है। आपने ये डिसाइड करना है कि किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात सारी ये है कि सबसे पहले हमें समझना है कि यार ये जो टेबल दिया हुआ है ना PPI और CPI का, ये PPI और CPI का टेबल जो है ना, ये क्या बताता है? देखिए, ये टेबल ये बता रहा है कि जो चीज़ 2003 में 107 रुपये की थी वो 2008 वाले साल में 175 रुपये की हो गई है। इसी तरह से जो चीज़ 2003 में CPI के हिसाब से 112 की थी वो 195 की हो गई है। अब आपको यहाँ पर जो बुलेट नंबर 1 दिया हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ था कि जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वेजेस और डेप्रिसिएशन के अलावा, वो अभी 2000 पर टन है और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PPI या प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है? किसी भी चीज़ की प्राइस के इंक्रीज़ को मेजर करने के लिए जो इंडेक्स बनाया जाए उस हिसाब से इंक्रीज़ होगी। और वेजेस आज 1 बिलियन है लेकिन वो CPI के हिसाब से इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लिखा हुआ है कि द कॉस्ट लिंक टू दी अबव इंडेक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द हिस्टोरिक कंपाउंड रेट, यानी कि हिस्टोरिक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से चीज़ें इंक्रीज होंगी। तो देखिए, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक एवरेज ग्रोथ रेट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक जो है ना वो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ढूंढते हैं इस तरह के सिनेरियोज में, ताकि हमें पता चले कि ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ हो रही है ना वो किस परसेंटेज से हो रही है। अब वो ग्रोथ रेट कैसे ढूंढा जाए? देखिए, हम ग्रोथ रेट इस तरह से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेट से PPI की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं PPI की बात करता हूँ
तो देखिए जो चीज़ 2003 में 107 की थी, जो चीज़ 2003 में 107 की थी, वो चीज़ 2008 में 175 की हो गई है। हर साल एवरेज रेट क्या है ये हमें मालूम करना है, और कितने सालों में हुई है। 2003 से 2004 1 साल, 4 से 5 2 साल, 5 से 6 3 साल, 6 से 7 4 साल, 7 से 8 5 साल, 5 सालों में हुई है। ठीक है, ये चीज़ जो महंगी हुई है ये 5 सालों में हुई है ना। तो यूजिंग एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन, आप एवरेज रेट मालूम कर सकते हो। 175 इज इक्वल्स टू 107 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर 5। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, 175 डिवाइडेड बाई 107 जो है वो राइट से लेफ्ट साइड पर आएगा, तो डिवाइड होगा। वहाँ पर जो पावर 5 है, यहाँ पर वो 1/5 हो जाएगी पावर, और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। जो 1 प्लस आई का 1 है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पर आएगा, तो -1 हो जाएगा। तो ये कोई 10.34% की कहानी बन रही है, यानी कि ऑन एन एवरेज जो है ना, इस रेट पर चीज़ें महंगी हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये कंपाउंडिंग वाला जो फॉर्मूला है ना, वो हमने अप्लाई किया। सेम कॉन्सेप्ट सीपीआई के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 195 इज इक्वल्स टू 112 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n या 5। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा 195 डिवाइडेड बाई 112 पावर 1/5 -1, 11.73%। ठीक है जनाब, तो ये हमारा सीपीआई हो गया, ये हमारा पीपीआई हो गया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप समझ तो गए ना, ये ग्रोथ रेट है। अच्छा, अब हम अपने प्रोजेक्ट के रेलेवेंट जो कैश फ्लोज हैं उसको ड्राफ्ट कर और कैश फ्लोज को ड्राफ्ट कर जो है हम अपनी डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा जी, अब देखें हम, हमारा जो टाइम होरिज़ोन है ना वो 5 साल है ना। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है जी, सबसे पहले क्या आता है भाई, सबसे पहले देखा जाता है कि कोई इनिशियल आउटले है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है ना वो कितनी है, 15 बिलियन। 15 बिलियन है, बिलियन में 9 जीरो होते हैं, मिलियन में 6 जीरो होता है। तो मैं अगर मिलियंस में लिखूं तो मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा 15000। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास रेवेन्यू की बारी आती है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू, ठीक है ना, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो सवाल में लिखा हुआ है कि ए लोकल ग्रुप हैज़ ऑफर टू परचेज ऑल दी प्रोडक्शन फॉर ₹8,000 per ton इन ईयर नंबर 1 एंड देयर आफ्टर एट अ प्राइस टू बी इंक्रीज बाई 5% एनुअली, और हर साल 1 मिलियन टन्स बिकेंगे। तो 8,000 रुपये का एक टन, और 1 मिलियन टन कितने के होंगे, 8,000 मिलियन के, है ना, या 8 बिलियन के। अच्छा, फिर प्राइस जो है ना वो हर साल मैं 5% इंक्रीज करूंगा। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो अगला सेल्स रेवेन्यू क्या होगा, पिछला वाला मल्टीप्लाइड बाई 1.05, फिर वापस से पिछला वाला
मल्टीप्लाइड बाई 1.05, फिर वापस से पिछला वाला मल्टीप्लाइड बाई 1.05, फिर वापस से पिछला वाला मल्टीप्लाइड बाई 1.05। यानी कि हर साल जो हमारा रेवेन्यू है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, और हर साल वो जो रेवेन्यू है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, और वो 5% से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू के बाद हम आ जाते हैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर। हमारे पास जो कॉस्ट थी उसमें से एक कॉस्ट हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना वो हमारी ईयर नंबर 1 पर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 2,000 रुपये पर टन है। 2,000 रुपये पर टन है, तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलियन, यानी कि 2,000 मिलियन की हो गई। और उसके बाद हमें सवाल में ये बताया हुआ था कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इंक्रीज़ होती रहेगी, और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का एवरेज ग्रोथ रेट हमने 10.34% ढूंढ लिया। तो हम क्या करेंगे, अगले साल की वैल्यू निकालने के लिए पिछले साल की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10.34%, ताकि ये ग्रो हो जाए। ग्रो कर ये 2206.8 बन रहा। लाइकवाइज यही फॉर्मूला हम आगे भी अप्लाई कर देते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को। पिछली वाली जो वैल्यू है ना, जो पिछली वाली वैल्यू है उसको पीपीआई का एवरेज जो ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया है उस हिसाब से हम हर बार इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगली चीज़ थी वेजेस। ठीक है ना। वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो वेजेस 1 बिलियन थी पहली वाली। ठीक है। और वो वेजेस जो है वो सीपीआई के हिसाब से 11.73% पर इंक्रीज हो रही थी। तो पिछली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 11.73%, और इस तरह से ये इंक्रीज हो रही होगी हर साल। ठीक है ना, हर साल ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, वेजेस, जब हम वेजेस की बात करते हैं तो इसके बाद और कोई एक्सपेंस रहता नहीं है। अब देखिए आपके सवाल में और कोई एक्सपेंस है? नहीं, और कोई एक्सपेंस नहीं है। हाँ, डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस है। अब देखें, दो तरह के तरीके हैं। या तो मैं डेप्रीसिएशन को माइनस करूं और फिर टैक्स निकाल कर और डेप्रीसिएशन को एज अ नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पर दोबारा से ऐड कर दूं, ये तरीका वैलिड है। या फिर मैं टैक्स की एक सेपरेट वर्किंग कर लूं, वो तरीका भी वैलिड है। दोनों तरीके इक्वली गुड हैं, दोनों तरीके वैलिड हैं, दोनों तरीके सही माने जाते हैं, दोनों तरीकों में कोई भी गड़बड़ या गलत चीज़ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, डेप्रिसिएशन को माइनस करने वाला तरीका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि पिछले पास्ट पेपर में ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, डेप्रिसिएशन होगी कितनी? 5 साल ज़िंदगी है, 20% स्क्रैप वैल्यू है, 15 बिलियन का एसेट है। अच्छा, ये रहा। द कंपनी कैन क्लेम नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो देखें, अगर मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग करूं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से, तो 15 बिलियन अगर मिलियंस में लिखूं तो 15,000। पहले साल की डेप्रिसिएशन इसका 20%। ठीक है। फिर 15,000 में से ये माइनस किया तो 12,000 बच गया। फिर डेप्रिसिएशन दूसरे साल की, इसका 20%। फिर 12,000 में से ये माइनस किया तो 9,600 बच गया। फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन, इसका 20%। फिर 9,600 में से ये वाली वैल्यू माइनस की, ये बच गया। अच्छा, ये ईयर नंबर 1 की डेप्रिसिएशन हो गई, ये ईयर 2 की डेप्रिसिएशन हो गई, ये ईयर 3 की डेप्रिसिएशन हो गई। फिर इसका 20% लिया। ठीक है। इसमें से इसको किया माइनस, ये आपकी ईयर 4 की डेप्रिसिएशन हो गई। फिर मैंने इसका 20% लिया, ये आपकी ईयर 5 की डेप्रिसिएशन हो गई। और ईयर 5 पर आपके एसेट की वैल्यू ये है। देखिए, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नेटबुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, नेटबुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, नेटबुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, नेटबुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, नेटबुक वैल्यू। ठीक है। अच्छा, आखिरी साल आपने एसेट जो है ना वो उसकी कॉस्ट के 20% के हिसाब से बेचा भी है।
तो अगर कॉस्ट जो है वो 15,000 है तो इसका 20% कितना बनता है? इसका 20% बनता है 3,000। इसका मतलब जिस एसेट की आपकी बुक्स में 4915.2 की नेट बुक वैल्यू थी, जिस एसेट्स की आपके बुक में 4915.2 की नेट बुक वैल्यू थी, उस एसेट को आपने बेचा, और उस एसेट को आपने कितने में बेचा? उस एसेट को आपने 3,000 में बेचा। तो इसका मतलब आपका एक लॉस भी हुआ, लॉस ऑन डिस्पोजल भी हुआ है ना 1915.2 का, 1915.2 का लॉस ऑन डिस्पोजल भी हुआ। ठीक है, अब डेप्रिसिएशंस को यहाँ पर लिंक करते हैं। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन, ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन, ये चौथे साल की डेप्रिसिएशन, ये पांचवें साल की डेप्रिसिएशन, और लॉस ऑन डिस्पोजल को भी टैक्स वाला एज एन एडमिसिबल अलावेबल एक्सपेंस मानता है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो हमारा 1915.2। तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम कैलकुलेट कर लें सारे सालों का, तो ये आ रहा है 2000, फिर 2675.9, 3216.6, 3643, ठीक है, उसके बाद 2057.078। अच्छा, उसके बाद फिर टैक्स की बात करते हैं और टैक्स कैलकुलेट करते हैं एट 30%। तो हम इसका 30% लेंगे, पहला टैक्स आ गया, इसी तरह से हर साल का टैक्स आ गया। टैक्स का एक्सपेंस आपने कैलकुलेट किया, टैक्स का एक्सपेंस कैलकुलेट किया, टैक्स का एक्सपेंस 60803, 30% लेता गया हूँ। टैक्स का रेट 30% सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, टैक्स का रेट जो है ना वो 30% सवाल में दिया हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए आपने 2000 में से 600 माइनस, और इसी तरह से हर साल की वैल्यू या वर्थ आप निकालते गए। ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है ना, तो ये 1400 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बट डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है। आपने ये याद रखना है कि नॉन कैश एक्सपेंस अगर होगा तो वो एड बैक होगा। अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस होगा तो वो ऐड बैक होगा। तो मैं नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करूंगा, जिसमें एक तो डेप्रिसिएशन है मेनली, या फिर लॉस ऑन डिस्पोजल है। ठीक है ना, नॉन कैश एक्सपेंस लिख देता हूं। यानी कि क्या क्या ऐड बैक करना है भाई? एक तो ये 3000, फिर ये 2400, ये 1920, ये 1536, ये 1228, ठीक है ना। और हाँ, इस साल दो चीज़ें ऐड होगी, एक ये भी ऐड होगा ना। तो आपके पास कैश फ्लो जो बन जाएगा, पहला वाला 4400, ठीक है, पहला वाला 4400। इसी तरह से ये सारे आपके जो कैश फ्लोज है वो होंगे 4273, 4171, 4086 और 4583। लेकिन एक और चीज़ भी है, वो क्या है सर? देखिए, जब आपने पांचवें साल एसेट बेचा ना, अच्छा ये कैश फ्लो भी लिख दूं ना, और एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर एक, हाँ, इसको नेट कैश फ्लो को जो है ना एक लाइन बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, प्रोसीड्स। देखिए, जब आपने पांचवें साल एसेट बेचा ना, तो आपने वो एसेट जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के 20% पर बेचा, तो वो पैसा भी आपके पास आया होगा, विच इज 3000। बात समझ में आ रही है? 3000 भी कैश इनफ्लो हुआ होगा, तो वो प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल भी हमें ऐड बैक करना चाहिए। और प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल भी अगर हमें ऐड बैक करना चाहिए, तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे। यानी कि 1 2 3, 7583.95 का मामला बनेगा। अब देखिए, ये बात याद रखिएगा कि इस सवाल के ये कैश फ्लोज तक पहुंचने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो मैं लाइव सेशंस में या आप लोगों की पिछली रिकॉर्डिंग में डिस्कस करूंगा, या लाइव सेशंस में डिस्कस कर चुका और मज़ीद डिस्कस करूंगा। तो कोई एक पक्का तरीका नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हैं।
अच्छा, ये कैश आउटफ्लो है तो इसको मैं माइनस के साइन के साथ लिखता हूँ क्योंकि ये पैसा जा रहा है ना, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सारे जो कैश फ्लोज थे रेलेवेंट वो ड्राफ्ट हो गए। मैं इसको जो है वो कॉमा में पुट इन कर देता हूँ। ये ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर्स क्या कैलकुलेट होंगे? देखिए आपके पास जो है ना वो एक तो रियल आपके पास डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 6% और जनरल इन्फ्लेशन 11% है। और क्योंकि ये सारे नॉमिनल कैश फ्लोज हैं, इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने जो है ना वो अपने एक्सपेंसेस को अप्रोप्रिएटली इन्फ्लेट किया है। आपने अपने एक्सपेंसेस को अप्रोप्रिएटली इन्फ्लेट किया है, तो जब आप अपने पास डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करोगे ना तो वो डिस्काउंट फैक्टर जो है वो एक नॉमिनल रेट होना चाहिए। तो नॉमिनल रेट की वर्किंग भी हम पिछले सवालों में कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। नॉमिनल रेट इज इक्वल्स टू 1 + रियल रेट। 1 + रियल रेट यानी कि 1 + 6% मल्टीप्लाइड बाई 1 + 11%। ठीक है, तो और -1, तो ये 17.66% लगभग बन रहा। चलें जी, अब हम डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/1 प्लस नॉमिनल रेट पावर 0, पहला वाला। इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। मैं एक्सेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे लिए काफ़ी कंफर्ट है। आप लोगों ने जो है वो नॉर्मली इसको दोबारा दोबारा टाइप करना होगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लूँ, देखें। 1/1 + 17.66% पावर 0, 1/1 + 17.66% पावर 1, 1/17.66% पावर 2, 1/1 + 17.66% पावर 3, 1/1 + 17.66% पावर 4, 1/1 + 17.66% पावर 5। और अब मैं फाइनली अपनी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और सारी ये मल्टीप्लिकेटिव वैल्यूज़ आई। और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आई? इन सब को हमने ऐड कर दिया 117.3 नेगेटिव। ठीक है जनाब, तो ये हमने अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी, एडवाइस वेदर केएल शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। क्या केएल को प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बेस्ड ऑन द नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, जितनी इन्फॉर्मेशन सवाल में भी दी हुई थी, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली। और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालकर ऐसा लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक नेगेटिव अमाउंट में आ रही है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये एक्सेल की शीट अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है, ताकि मैं उसको ये स्पेसिफिक एक्सेल की शीट प्रोवाइड कर सकूं। मेक श्योर कि आप एक इनरोल्ड स्टूडेंट हो। आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।